नमस्कार। जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मैं हूँ नेहा शुक्ला। ये शुरू करें आज का अपना कार्यक्रम। तो भारत ने क्या ट्रंप की शर्तें मान ली हैं? क्या ट्रंप की शर्तों के आगे सरेंडर कर दिया है? क्योंकि ट्रंप लगातार एक दो दिन नहीं लेकिन लगातार 3 दिन उन्होंने भारत का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ट्रेड को रोक देने की बात कही थी अगर वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या ट्रंप जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं? उनकी स्टेटमेंट के पीछे की कई बात क्या हो सकती है, राज क्या हो सकते हैं, जिससे भारत सरकार अभी तक कुछ स्पष्टता इस पर नहीं ला रही। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ज़रूर कहा था कि जब सीज फायर को लेकर अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत हो रही थी, अमेरिका के साथ बातचीत हो रही थी, तो ट्रेड इस बातचीत का हिस्सा नहीं था। लेकिन कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है, जिस पर चर्चा हो रही है, उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए अब जब चीन के साथ अमेरिका ने टैरिफ घटाने का एक बड़ा समझौता कर लिया है। तो कुछ सवाल पहले हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के सामने रखें कि इन सवालों को आज भारत के समर्थक या फिर भारत के नागरिक कैसे देख रहे हैं। ट्रंप लगातार भारत के साथ ट्रेड पर बयान दे रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका इरादा क्या हो सकता है? उनकी नीयत क्या हो सकती है? और ये भी बात है कि अमेरिका और भारत दोनों देश लगातार बायलैटरल ट्रेड डील बीटीए पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा है भारत की इस ट्रेड डील के जरिए वो टैरिफ वॉर के असर से, उसके प्रभाव से खुद को अलग कर लेगा। तो क्या भारत सरकार को इसी ट्रेड डील के लिए ट्रंप ने ब्लैकमेल किया? उनके इन बयानों से क्या समझा जाना चाहिए? और भारत की अमेरिका के साथ व्यापार रणनीति सवालों में क्यों है? क्योंकि कुछ भी स्पष्टता ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर दे रहे हैं, पीयूष गोयल दे रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं तो भारत सरकार में खामोशी इन बयानों पर, इन दावों पर क्यों छाई हुई है? भारत ने अमेरिका पर टैरिफ लगाने की जानकारी डब्ल्यूटीओ को दी है। भारत ने कहा है कि वो अमेरिका पर भी जो है जवाबी शुल्क लगाएगा। तो इस बात की, इस जानकारी की क्या मतलब, अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे इसका उत्तर। और क्या ये अमेरिका और चीन के बीच हुए टैरिफ समझौते का असर माना जाए कि भारत भी अब अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने की बात कर रहा है? पहले से ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो ट्रेड रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, ये भारत की स्पष्ट क्यों नहीं हो रही थी? कहीं ना कहीं जो सूचनाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से सामने नहीं आ रही हैं। कुछ सूचनाएं सूत्रों के हवाले से लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन एक औपचारिक बयान, इसका इंतजार अब भी किया जा रहा है। इन तमाम सवालों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आत्मजीत सिंह। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। आत्मजीत सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। शुक्रिया। आत्मजीत सर, भारत पाकिस्तान जब संघर्ष में थे उस वक्त दुनिया ने देखा किस तरह से अमेरिका और चीन जो टैरिफ वॉर में बिल्कुल उलझ चुके थे, 145% टैरिफ और 125% टैरिफ घटकर 30% और 10% पर पहुंच गया। क्या भारत को शॉक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए डबल सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक स्ट्राइक करके तो उन्होंने ये कह दिया कि मैंने दोनों की मध्यस्थता करा दी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उसको सीज फायर करा दिया। हालांकि ये एस्केलेशन स्टेज पे था, 3 दिन बीते थे, और सीज फायर का मतलब तो वहां होता है जहां कोई फुल ब्लोन वॉर हो रही। तो ये सीज फायर का मतलब क्या था? ये सीज फायर ट्रेड का सीज फायर था जी। और इस पर अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो इंडिया की कंप्लेंट डब्ल्यूटीओ को क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम पे अमेरिका ने रेट्रोस्पेक्टिव, स्टील पे 25% था, एल्युमिनियम पे 10% था, वो भी उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ 25% सारे कंट्रीज पे लगा दिया जी। और चाइना पे उन्होंने 145% टैरिफ लगा दिया। और जब ये भारत पाकिस्तान की एस्केलेशन होती है उस समय स्विट्जरलैंड में डोनाल्ड ट्रंप की टीम बैठ के चाइना के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करने की कवायद कर रही थी। चाइना ने उस बात को एग्री किया, उन्होंने 10% टैरिफ पर बात मान ली कि 10% टैरिफ आपका प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री में है उस पर 10% ले लीजिए और हमसे भी 10% ले लीजिए, तो उस पर एग्री हो गया। बहुत सारी चीजें 125 आइटम्स या 125 ट्रेड आइटम्स जो बैन की गई थी उस बैन को भी खोल दिया गया। तो इसमें भारत को यह लगा कि पहले तो हम पाकिस्तान के खिलाफ अपने आतंकवाद के संगठनों को खत्म करने की कवायद कर रहे थे जो पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित तो हो रही थी, पर कहीं ना कहीं अमेरिका का भी उसमें हाथ था।
अगर अमेरिका नहीं होती तो जैश ए मोहम्मद या एलईटी या ये जितने बड़े बड़े जमातुल दौवा के जिस तरीके से वहां पे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, वो समय में कोल्ड वॉर एरा में रशिया को, सोवियत यूनियन को, अर्सवाइल सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाने के लिए थे। और जब उनका वो मकसद पूरा हो गया तो वो फिर ईरान के खिलाफ और नेबर्स कंट्रीज के खिलाफ उन्होंने अपनी जंग जारी रखी और अमेरिका द्वारा वित्त पोषित हुए। और जब अमेरिका को उनकी जरूरत खत्म हो गई तो फिर चाइना ने आकर अब पाकिस्तान पे अपनी कॉलोनी बना ली, पाकिस्तान को कॉलोनाइज कर लिया। आपने देखा इस लड़ाई में जिस तरीके के वेपन्स यूज किए गए, तो भारत को यह लगा कि ट्रेड में भी हमें मार पड़ रही है और दूसरी तरफ से सीज फायर करा के हमको रोक दिया गया कि हम आतंकवाद को खत्म कर सकें। तो भारत ने स्टील और एल्युमिनियम को लेकर डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट की है और उस कंप्लेंट का जो सार है वो ये है कि टैरिफ जो है वो एज अ सेफगार्ड मेजर्स यूज किए जाते हैं। पर जब यूएस ने स्टील और एल्युमिनियम पे इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया, यानी कि स्टील पे 25% और एल्युमिनियम 10% को 25% किया, तो वो उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स दिखा के किया। मतलब ट्रेड कंसर्न्स की जगह नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स दिखा के किया, जिसमें डब्ल्यूटीओ को उनको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो भारत ने इसी बात को लेकर जो है आपत्ति जताई है कि ये ट्रेड जो रूल उन्होंने चेंज किया या ट्रेड के मायने चेंज किए, उसको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से ना जोड़ा गया जाए। और उसके बाद 2025 में जब उन्होंने रिवाइज किया इफेक्टिव मार्च 12, 2025, जिसमें एल्युमिनियम टैरिफ को 10 से 25% कर दिया गया, स्टील को 25% पे मेंटेन किया गया। तो इंडिया की जो कंटेंशन है वो ये है कि ये टैरिफ सेफगार्ड मेजर्स हैं जो यूएस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि भारत भी ये ट्रेड मेजर्स यूज करता है इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जब आपकी यूएस इंडस्ट्री या आपका यूएस एग्रीकल्चर आप प्रोटेक्ट करते हैं तो आप कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और जब भारत अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को या अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का कारण है, इसको आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत तमाम चीजें हैं। और तीसरी बड़ी बात ये है, चाइना से हमारा $100 बिलियन का ट्रेड घाटा है, हमारा व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा कैसे पूरा होता है? वो चाइना से जो माल आता है वो यहाँ, जैसे सोलर मॉड्यूल्स आते हैं, सोलर पैनल्स आते हैं या और भी आइटम्स आती हैं, वो लॉन्ग स्टील आता है, एल्युमिनियम आता है, वो यहाँ से फिनिश होकर अमेरिका की मार्केट में जाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में हम दवाइयां बेचते हैं। अब अमेरिका ने ये कह दिया कि हम दवाइयां खुद बनाएंगे, अमेरिका ने कह दिया कि हम मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे। तो उसमें भारत का चाइना से इंपोर्ट करना और यूएस को एक्सपोर्ट करके अपने जो ट्रेड घाटे को $40 बिलियन कम करना, क्योंकि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ वो पिछले वित्तीय वर्ष का $46 बिलियन का है। तो 100 जमा 46 मतलब $60 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ इफेक्टिव। पर इस साल अगर हमारा 90 से $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से हो जाता है और हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ नहीं होता है, तो ये $100 बिलियन का घाटा कैसे पूरा होगा? शिपिंग में ऑलरेडी हमारा 110 से 120 बिलियन का घाटा होता है, क्योंकि हम शिप बिल्डिंग नहीं करते तो हम शिपिंग के लिए सारी सर्विसेज हायर करते हैं, उसके लिए हम खर्चा भी भरते हैं। तो भारत की ये कंटेंशन है कि आप करें तो नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स और हम करें तो इसका मतलब है कि हम अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को बचा रहे हैं। इसका सीधा सीधा ताल्लुक एमएसपी के साथ भी है। किसानों को एमएसपी ना देना डब्ल्यूटीओ के एजेंडे के तहत है, क्योंकि भारत उसमें सिग्नेटरी है जिसमें 10% से ज्यादा फसल की एमएसपी देना उसके लिए बाधित है। तो अब भारत ये कह रहा है कि जब आप हमें बाधित कर रहे हैं 10% से ज्यादा एमएसपी देने का, तो हम इस बंधन से निकलना चाहते हैं ताकि हम भी अपने किसानों को वित्त पोषित कर दें और किसानों की फसल हम 50-60% खरीद लें, जिससे किसानों का क्राइसिस भी खत्म हो जाए। बिल्कुल जी। तो आपने ये कहा कि ये तो चलिए डब्ल्यूटीओ के नाम से है और भारत जो है अपनी चिंताएं इसकी जानकारी दे रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो है इंडिया को ट्रेड की बात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ट्रेड करना है तो परमाणु मिसाइल्स की बात ना करें, बल्कि आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। अगर मैं 12 मई और 14 मई 3 जो लगातार उन्होंने एक के बाद एक जो स्टेटमेंट दिए हैं और ट्रेड का जिक्र किया है, तो क्या ये इसलिए ये जिक्र किया गया है कि अब उनको भारत की जरूरत नहीं है और वो भारत की बाह मरोड़ सकते हैं? देखिए, ये एक जियोपॉलिटिक्स में हमेशा रहता है कि अपना वर्चस्व दिखाना। जी। अगर आप ट्रम्प के जो सीज फायर की अनाउंसमेंट थी उसके बाद सऊदी अरेबिया में जाके जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि देखिए मैंने वॉर रुकवा दी, इसका मतलब ये है कि वो ललिया रहे हैं कि उनको यूएस का नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाना या दो न्यूक्लियर पावर्स को एस्केलेशन से रोकना, ये एक विश्व शांति का भी संदेश हो सकता है। तो अमेरिका मार्केटिंग करने में सबसे अव्वल नंबर पर,
पहले उन्होंने चाइना को 90 दिन का टाइम दिया कि आप अपने, पहले उन्होंने एस्केलेशन करके पहले 25, फिर 35, फिर 65, फिर 145% तक टैरिफ ले गए। और 145% टैरिफ ले जाने के बाद उनको 60 दिन का उन्होंने टाइम भी दे दिया कि आप अपने टर्म्स को ठीक कर लीजिए, हमारे साथ नेगोशिएट कर लीजिए और हम इसको तैयार हैं। चाइना भी उस पर इंतजार करता रहा, उन्होंने भी टैरिफ बढ़ा दिए कि आप 145 करेंगे तो हम भी 125 पे जो है ले जाके उसको बंद कर देंगे। तो बाद में जब इनकी आपस में वार्ता हुई तो 10% में मामला सुलट गया। अब 10% में मामला सुलटने के बाद चाइना के पास तो कुछ गंवाने को नहीं है। अब अमेरिका को यह दिखाना है कि अरब वर्ल्ड में सीरिया हो, यमन हो और आपका इजराइल हो। अब इजराइल को वो चाह रहा है गाजा से हटने के लिए, क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया। पिछली दफा जब 2017-18 में ट्रंप आए थे तो ट्रंप को $450 बिलियन की आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने की कवायद की थी मोहम्मद बिन सालेम ने, MBS ने। और जब अब दोबारा इनकी सरकार आई है तो वो होप कर रहे थे ट्रंप की $500-550 बिलियन के माफ कीजिएगा, हमसे जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जाएं। जब बात हुई तो MBS ने अनाउंस कर दिया कि हम $600 बिलियन के वेपन्स खरीदेंगे। और जब ये वहां पहुंचते हैं अपनी एयरफोर्स 1 के साथ, उस अमाउंट को $1 ट्रिलियन कर दिया जाता है। इसका मतलब 600 बिलियन से 1 ट्रिलियन में 400 बिलियन का इजाफा किस लिए किया गया? इजराइल को गाजा से हटाने के लिए और पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो यहां पर तो जिस तरीके से एक गांव की पंचायत बैठती है और चौधरी बैठता है, वो कहता है 2 फैमिलीज में या 2 लोगों में लड़ाई है, उसको सुलझाने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप तो अपना फायदा देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान, अपना इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवा दी, अब वो सीरिया के अल जुलानी से भी मिल रहे हैं। अल जुलानी वही है जिन पे इन्होंने बाउंटी सेट की हुई थी पिछले साल तक, और जैसे ही वो सीरिया पे कब्जा कर लेते हैं और वहां से बशर अल असद को हटा देते हैं तो उनसे वो हाथ मिला लेते हैं। तालिबान जिसके खिलाफ अफगानिस्तान में कई वर्षों तक लड़ाई चलती रही और बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारा धन भी खर्च हुआ, आज उसी तालिबान से बागरम बेस लेकर चाइना पे नजर रखने के लिए। तो अमेरिका की तो ये फर्स्ट पॉलिसी रही है, अमेरिका फर्स्ट, और उसके तहत वो लड़ाई हो, झगड़ा हो या 2 देशों में लड़ाई करानी हो या ट्रेड एम्बार्गोज लगाने हो, उसमें हमेशा से वो मास्टर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत की जब मैं ट्रेड स्ट्रैटेजी को देखती हूँ तो क्या भारत इतना ट्रस्ट लेकर चल रहा था आगे? BTA को का बार बार जो है पीयूष गोयल भी हवाला दे रहे थे और भारत के अन्य जो केंद्रीय मंत्री है वो भी हवाला दे रहे थे। तो ये BTA जो है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिस पर बातचीत हो रही है, और अभी JD Vance अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि ट्रेड रेफरेंसेस को अचीव करना अपने आप में BTA के लिए बहुत बड़ा जो है एक मील का पत्थर है। तो समझेंगे कि BTA अब किस मोड़ पर है? क्या भारत की WTA के सामने जो जवाबी शुल्क लगाने की बात हुई है, अब इसके तहत ट्रंप फिर से हेकड़ी दिखाएंगे भारत को? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। वो दावे करते हैं कि वो कई जो है हज़ारों लोगों की जान बचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवा दिया। ये 2 देश जो कि परमाणु संघर्ष के नज़दीक पहुँच गए थे, कहीं ना कहीं जो खतरा बढ़ गया था, इस तरह के दावे उन्होंने सऊदी अरब में फिर से किया है। और उसके आगे सीरियाई जो नियंत्रक हैं, जो नेता है वहाँ के, उनसे भी मुलाकात के दरमियान पहले उन्होंने इस तरह की क्लेम किया। हमारे साथ आत्मजीत सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है आत्मजीत सर, उसको समझना चाहती हूँ। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने टैरिफ की जो है रट लगानी शुरू कर दी थी। क्या भारत ट्रंप की इस पॉलिसी को या फिर स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पा रहा है, या ना समझने का क्या वजह है, क्या हो सकती है? जी देखिए, भारत US की ट्रेड स्ट्रैटेजी को समझता है और 2017-18 में भी भारत ने इस तरीके के एम्बार्गोज US प्रोडक्ट्स पे लगाए थे। ये कोई पहली बार नहीं जी। और इंडिया का जो US टैरिफ पे आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि दे आर नॉट यूनिफॉर्म टू ऑल सप्लायर्स। किसी देशों को, मोस्ट फेवर्ड नेशंस को कुछ भी लगा के, टैरिफ लगा के उनसे ट्रेड कर रहे हैं और भारत के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है वो नहीं है। और WTO के नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल को, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट अंडर GATT आर्टिकल 1 को वो वायलेट कर रहे हैं। इनिशियली कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, उनको एग्जम्पशंस मिले थे, कोटा भी मिले कि आप इतना स्टील, इतना एल्युमिनियम, इतना सामान हमें भेज सकते हैं, और इंडिया पे फुल टैरिफ लगाए गए। 2025 के जो रिवीजन हुए हैं उसमें भी एग्जम्पशंस रिमूव किए गए और भारत का ये क्लेम है कि टैरिफ डिसअप्रोप्रिएशनेटली
उनके एक्सपोर्ट्स को हार्म कर रहे हैं। और भारत ने यह भी नोट किया है कि यूएस के टैरिफ एक्सीड करते हैं मैक्सिमम इंपोर्ट टैरिफ रेट को, जिसमें डब्ल्यूटीओ की कमिटमेंट गैट के अंडर आर्टिकल 2 के अंदर वायलेट होती हैं। यूएस टैरिफ का अप्रोक्सीमेटली 7.6 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन स्टील और एल्युमिनियम पे जो नुकसान है वो भारतीय कंपनियों को करीब $1.91 बिलियन यानी कि 16,500 करोड़ की ड्यूटी कलेक्शन यूएस कर रही है, जो कि दूसरे कंट्रीज से ज्यादा है। और इस रिटेलिएशन जस्टिफिकेशन को भारत ने अपना क्लेम राइट किया है कि इन चीजों को इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और कंसेशंस अगर आप दूसरे कंट्रीज को दे रहे हैं तो हमें भी मिलने चाहिए। अगर मैं आर्टिकल 8 ऑफ द एओएस की बात करूं, 2019 में भारत ने रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाई थी 28 यूएस प्रोडक्ट्स पे, जिसमें आलमंड्स, वॉलनट्स और एग्रीकल्चर की अदर आइटम्स थी। उन्होंने $31 मिलियन का जो लॉस था उसको रिकवर किया था, और अल्मुनियम पे 31 मिलियन का और स्टील पे 134 मिलियन एक्सपोर्ट का जो एक्स्ट्रा उन्होंने ड्यूटीज पे की थी वो उन्होंने अपनी रिकवर की थी थ्रू रिवर्सल ड्यूटीज, मतलब दूसरी ड्यूटीज लगा के। अब ये जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस का, ये म्यूचुअल एग्रीड सॉल्यूशंस अंडर डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क है। तो भारत ये कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क में गैट के अंडर जो भी आर्टिकल 1.2.3 का हमारा बनता है, आप उस हिसाब से उसको तय कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे सामान पे टैरिफ लगाएंगे और अपने सामान पे हम आपको 0 कर दें। भारत ने पहले अपनी प्रतिबद्धता दिखाई 0% करके, कुछ चीजों पर उन्होंने कहा कि हम टैरिफ और हटा देंगे, पर वो रेसिप्रोकल टैरिफ मांग रहे हैं। अमेरिका इस तरीके से दादागिरी कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट पे तो आप 0% कर दीजिए और आपके प्रोडक्ट्स पे हम सोच के बताएंगे कि हम कितना टैरिफ लगाएंगे। तो ये एक तरीके से डब्ल्यूटीओ की प्रोसीजरल वायलेशंस भी हैं, और 2025 की जो टैरिफ रिविजंस हैं वो सेफगार्ड मेजर्स ना होके, सेफगार्ड मेजर्स हैं जिसको नेशनल सिक्योरिटी का नाम देके, कंसर्न्स का नाम देके डब्ल्यूटीओ की रूल बुक से हटा जा रहा है। तो अमेरिका इसमें वायलेशन कर रहा है। जी, अमेरिका वायलेशन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को लगातार जो है एक सेटबैक भी मिल रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है, मैं समझना चाहती हूँ। और अगर मैं इसे जोड़कर देखूँ कि अमेरिका के ही प्रयास हैं कि आईएमएफ की तरफ से एक बड़ी किश्त जो है पाकिस्तान के लिए मंजूर कर ली गई, क्या एशिया में, खास करके साउथ एशिया में, जब चीन के साथ दोस्ती कर ली है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, पाकिस्तान को आईएमएफ का जो है एक भारी भरकम लोन मिल गया है और भारत को ट्रेड की शर्तों पर झुकाने की बात ट्रंप अन्य लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कर रहे हैं, तो क्या भारत को एक स्ट्रैटेजी के तहत एक सेटबैक देने की कोशिश, या फिर उसको ये दर्शाने की कोशिश कि आपके साथ ट्रेड हमारी मजबूरी नहीं है? देखिए, इंडिया ने जो डब्ल्यूटीओ के तहत और मेंबर्स भी थे, जिसमें चाइना, मेक्सिको, कनाडा भी थे, उनके साथ मिलकर ये कंप्लेंट दर्ज की थी और यूएस के क्लेम की ये टैरिफ जो हैं वो जस्टिफाइड हैं गैट आर्टिकल 16 से, जबकि वो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि चाइना के साथ तो अलग से एग्रीमेंट हो गया, मैंने आपको बताया कल ही स्विट्जरलैंड में ये चीज साइन होगी, डील साइन होगी 10% जिनेवा में, जिनेवा में, सॉरी। और आपका सऊदी अरेबिया से 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भी ले ली एज ए यूएस एड अमेरिका ने। कतर ने उनको 400 मिलियन का प्लेन भी दे दिया, हालांकि वो बोइंग प्लेन आएगा नहीं आएगा वो बात का विषय है। पर बात यह है कि आपने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का जो क्लीन क्रेडिट लाइन दी है, जिसमें 1 बिलियन की डिसबर्समेंट हाल ही में होने वाली है, कभी भी हो सकती है, और उसके अलावा आपने बांग्लादेश को भी $1.3 बिलियन की क्लीन क्रेडिट लाइन दी है। और बांग्लादेश में स्टूडेंट अपराइजिंग में डेफिनेटली अमेरिकन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व थी, और बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर आपने केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी मोहम्मद यूनुस की, अब उनको आप आईएमएफ का लोन भी दे रहे हैं। पाकिस्तान जो टेररिज्म को वित्त पोषित करता है, और उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम लोगों ने अमेरिका की तर्ज पर बहुत सारी जो है एक्टिविटीज की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज की हैं, और हमें जैसे जैसे बताया गया हमने अमेरिका के इशारे पे काम किया है, अफगानिस्तान में किया और मुल्कों में किया, ईरान पे भी बॉम्बिंग की, और हमारी तो आर्मी ही वित्त पोषित जो है वो अमेरिका से होती है। तो इसका क्या संदर्भ माना जाए? इसका संदर्भ ये माना जाए कि जहां जहां अमेरिका को जरूरत है वो, जैसे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अब हाथ मिला लिया अमेरिका ने, वहां जाके तालिबान का बागराम एयरपोर्ट ले लिया कि चाइना पे नजर रखी जाए। तो क्वाड 4 में बाइडेन ने जो एक एडवांटेज इंडिया को दिया था कि चाइना को कंटेन करना है, और जिसकी वजह से, बाइडेन की वजह से ही $40 बिलियन का हमें ट्रेड सरप्लस मिला, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के प्रति जो है वो उसका जो रुख था वो नरम था, और हमें अलाउ किया गया कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो टैरिफ लगाएं वो अमेरिकन टैरिफ से ज्यादा हों।
और कभी भी उन्होंने उसको अपोज नहीं किया, जिसकी वजह से चाइना के द्वारा हम इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड करके, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, ऑटो एंसिलरी यूनिट्स हो, सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स हो, हम बेचते आए। पर भारत ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज नहीं लिया, उनसे ट्रेड का तो एडवांटेज ले लिया, पर जो वो चाइना को कंटेन करने की बात कहते रहे, अरुणाचल, देपसांग, पैनगोंग पे आपने देखा अतिक्रमण करके किस तरह सीपीईसी का जो गवादर पोर्ट का बीआरआई बना, उसमें भारत कमजोर दिखाई दिया। और भारत की कमजोरी की वजह से और सिर्फ एक व्यापारिक ट्रांजैक्शनल सरकार होने की वजह से हमने वो सुनहरा मौका खो दिया। जी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो एक ऐसा हो गया है कि जब आप देखिए कि एक बड़ा व्यापारी जब सत्ता पे काबिज हो जाता है तो फिर छोटा व्यापारी तो मुंह छुपाता है उसके आगे, वो तो उसके आगे घुटने टेक देता है। तो भारत की स्थिति अमेरिका आगे कुछ ऐसे ही हो गई है कि एक छोटे व्यापारी के आगे एक बड़ा व्यापारी डंडा लेके खड़ा हो गया है। और भारत की मुश्किलें ट्रेड व्यापार में अब बढ़ेंगी। आपने देखा जिस तरीके से सीज फायर कराया गया, उनको धमकी दी गई कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो तुम्हारे पे ट्रेड एम्बार्गो लगा देंगे। अब भारत ये कह रहा है कि हमने सीज फायर तो कर दिया, पर आपने उनको $1 बिलियन का लोन दे दिया, बांग्लादेश को $1.3 बिलियन की आपने वो दे दी, क्लीन क्रेडिट लाइन दे दी। भारत को क्या मिला? भारत को तो 25% स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पे टैरिफ मिला। भारत का तो डबल नुकसान हुआ। अब हम लोगों का न्यू नॉर्म क्या बन गया है? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर आए गए दिन अब ये इस तरीके के ब्लैकआउट्स होते रहेंगे, आपके सर्वेलेंस ड्रोन्स आते रहेंगे, यहां से अब अपनी आर्टिलरी फायरिंग करते रहेंगे, और भारत का सिक्योरिटी का भी नुकसान हुआ और ट्रेड पे भी भारत को पीछे होना पड़ा। बिल्कुल, लेकिन मैं वो जो बैलेंसिंग एक्ट है भारत का, जिसकी तरफ लगातार विदेश मंत्री जयशंकर भी इसका हवाला देते दिख रहे थे कि चीन क्योंकि बड़ी इकॉनमी है तो वो बेशक सीमा पर तनाव चल रहा है, पूर्वी लद्दाख में हम देख रहे थे कि 4-5 सालों से तनाव चल रहा था, लेकिन भारत रिटेलिएशन की मुद्रा में नहीं दिखा कभी। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप और चीन के ट्रैप में भारत फंसता हुआ दिख रहा है। आपने कहा कि सुरक्षा के मोर्चे पर भी है, पंजाब और जो जम्मू कश्मीर है, इन इलाकों में जो तनाव है जिस तरीके का देखने को मिल रहा है, राजस्थान में भी और गुजरात के भी कुछ इलाकों में, तो ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है भारत के लिए बड़ी दुविधापूर्ण और चुनौतीपूर्ण और जटिल बनती हुई दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ऐसे में जो भारत की विदेश नीति और विदेश मंत्री हैं, खास करके जयशंकर, उनकी तरफ से भी लगातार चुप्पी है, बढ़ती जा रही है। तो इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए कि क्या भारत किसी बड़े जवाब या फिर बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, या फिर भारत जो है अब खुलकर, जो कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम नरेंद्र मोदी ने भी नहीं लिया है, भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं लिया है, कि हाँ अमेरिका और ट्रंप की कोशिशों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर संभव हो सका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और भारत की जो जटिलताएं, जो चुनौतियां हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने टैरिफ को लेकर एक बड़ा समझौता कर लिया और ट्रंप सीधे पहुंच गए मध्य पूर्व देशों की यात्रा पर। वो ईरान के साथ डील की बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील कर चुके हैं, वो सीरिया के जो है जो वहाँ पर नियंत्रक हैं, जिसके हाथ में वहाँ की सत्ता है, उससे बात कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी परिस्थितियां जो है भारत की मुश्किलों को और गंभीर बना रही हैं और चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। हमारे साथ आत्मजीत सिंह, सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट, लगातार जुड़े हुए हैं। आत्मजीत सर, इस वक्त आपको भारत की तरफ से जो खामोशी है उसके क्या मायने? हम चाहते हैं कि हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं कि बिल्कुल खामोशी जयशंकर की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से, हालांकि स्पष्टता और पारदर्शिता हमने कभी नहीं देखी, लेकिन चीनी ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ के जिस तरीके से एक्स अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, बार बार भारत सरकार की तरफ से एक्स अकाउंट्स बैन किए जाते हैं, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी दिखती है? देखिए, एज फार एज एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज कंसर्न है, भारत कहीं ना कहीं अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज में एक बैकफुट पर है, विदेश नीति पर बैकफुट पे है। आप बताइए, आपने G20 में 4000 करोड़ रुपए खर्च किए, G20 के आप यहाँ पे होस्ट बने। आज उस G20 में से किस नेशन ने आपका साथ दिया? इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन। आप तो वॉर टेरर के खिलाफ लड़ रहे थे, आप तो आतंकवाद को खत्म कर रहे थे, आप ग्लोबल टेररिज्म की बात कर रहे थे। आपके साथ आपका पड़ोसी मुल्क एक भी नहीं खड़ा हुआ। और उधर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस नेपाल के मिनिस्टर को बुला के उनसे कहते हैं कि बांग्लादेश को नेपाल के बारे में सोचना चाहिए, भूटान के बारे में सोचना चाहिए, 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में सोचना चाहिए। वो नेपाल में हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने की बात करते हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि भारत को एक तरीके से
अलग थलग किया जा रहा है। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, चाइना के साथ इंडिया को एक अच्छी खासा प्लेटफॉर्म मिला था, जिसमें चाइना के साथ मिलकर एक ग्लोबल साउथ की लीडरशिप डेवलप करने का। और चाइना चाहता था कि रशिया के साथ इंडिया भी उसके साथ आए, क्योंकि इंडिया की 142 करोड़ की आबादी है जो चाइना को हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है ट्रेड को बढ़ाने में जी। और आपने क्या किया, आपने बजाय चाइना का साथ देने के, रशिया से आप क्रूड खरीद रहे थे, आप रशिया के भी नहीं हुए और आप यूक्रेन चले गए। फिर आपके अजीत डोवाल साहब जाते हैं, वो रशिया में जाके उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हम वहां यूक्रेन में गए थे, क्या करने गए थे, तो उसका वीडियो जारी कर दिया आपका पुतिन ने, नहीं तो पता भी नहीं लगता कि अजीत डोवाल साहब वहां गए थे। जब भारत पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो डोवाल साहब एनएसए ने किसको फोन किया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया और मैंने को बोला कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ खबर आती है कि चाइना के सैटेलाइट्स जो हैं वो पाकिस्तानी विमानों को इंटेल दे रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय एयरफोर्स के ऊपर अटैक किया जाए। जी। मेरा कहने का मतलब है कि भारत ना अमेरिका का हुआ ना चाइना का हुआ, और आज की डेट में नौबत यह है कि नेपाल, भूटान भी आपके साथ नहीं खड़े। आपके बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के, वो जाके वहां पे प्रोजेक्ट्स लगाने की बात कर रहे हैं। वो सेवन सिस्टर स्टेट्स कितनी किसकी हैं? भारत के अभिन्न अंग है क्या? सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, जहां पे आपके जनरल वीके सिंह बैठे हुए हैं, जहां पे अजय भल्ला साहब बैठे हुए हैं, क्या आप चिकन नेक से क्या बांग्लादेश को कनेक्ट कर देंगे सेवन सिस्टर स्टेट्स को, कि गवादर टाइप एक पोर्ट बना दे चाइना, और चाइना उसमें से तिब्बत से कनेक्ट कर ले उसको? तो चाइना तो अपनी पॉलिसीज पे, अपने बिजनेस पे, अपने 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 मसल को फ्लेक्स करके अपने ट्रेड वॉल्यूम्स को बढ़ा रहा है। भारत का कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट है, क्योंकि भारत की विदेश नीति में आज वो ना ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है और वेस्ट तो उसका इस्तेमाल कर ही रहा है। ट्रंप शायद भारत की फॉरेन नीति को या फॉरेन की लीडरशिप को, हमारी जो भारत की लीडरशिप है उसको कहीं कमजोर आंक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी ट्रांजैक्शनल है। सऊदी अरेबिया पैसा देगा तो वो फिलिस्तीन की वॉर रुकवा देंगे, ठीक है, कहीं और से उनको बिजनेस मिल जाएगा तो वो उसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से भारत, पाकिस्तान और अमेरिका की आपस की ट्रेड वॉर में, लड़ाई में कहीं भारत पिस रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। आत्मजीत सर, तीन नेता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों नेताओं की अगर मैं कार्यशैली को समझूं तो अमेरिकी ट्रंप जो है, राष्ट्रपति ट्रंप है, वो एक व्यापारी हैं, ही इज़ अ ट्रेडर, तो उनकी जो कार्यशैली है वो वैसी दिखती है। इसी तरह से कमोबेश मैं चीन के राष्ट्रपति के तरफ देखती हूँ तो उनकी कार्यशैली जो दिखती है वो चीन को जो है एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इसलिए वो युद्ध में स्वयं जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से ज़रूर वो पाकिस्तान का साथ देखते हुए दिखते हैं। क्या यही गलती भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली, क्योंकि भारत की जियोपॉलिटिक्स जो है या फिर भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो इन नीतियों पर चलकर पूरी नहीं हो सकती थी, जो भारत के हित है वो साधे नहीं जा सकते थे। ये यहाँ पर गलती हो गई भारत सरकार की। गलती ट्रेड पॉलिसीज बनाने से नहीं हुई, गलती ट्रेड के जो व्यापार के जो नियम है उनको तोड़ने से हुई। जी। चाइना का जो ट्रेड है या चाइना का जो आर्थिक शक्ति का मॉडल है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है जी। वो मैन्युफैक्चरिंग का है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को 90-95% ले जाके आर्थिक क्षमताएं लोगों की बढ़ाने का है। अगर किसान भी एक जो है खेत जोतता है, चावल धान लगाता है, तो उसके पास स्टील रोलिंग का भी काम है जी। आपने अपने गांव, शहरों और लोअर मिडिल क्लास को आपने सशक्त किया कि वो चाइना के आर्थिक विकास मॉडल का हिस्सा बन सकें जी। और अमेरिका का जो विकास मॉडल है वो वॉर बेस्ड है, वो उसकी आर्थिक शक्ति कंजम्पशन बेस्ड है, क्योंकि उसकी हाई पर कैपिटा इनकम है। भारत की हाई पर कैपिटा इनकम देख लीजिए $2,500 पर ईयर है, और आप चाइना की देख लीजिए $13,000 है, और अमेरिका की देख लीजिए उससे 3 गुना है। तो उनकी कंजम्पशन जो कैपेसिटी है, जिसकी वजह से अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था उसके डॉलर से चलती है, प्लस उसकी डॉलर हेग मनी है जिसको चाइना तोड़ना चाहता है ब्रिक्स में। भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी वो कुछ ट्रेडर्स के हाथ में दे दी गई, उसमें ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई, ना बहुत सारे क्षेत्रों का विकास किया गया। तो एक तरीके से स्कूड आप कह दीजिए उसकी आर्थिक व्यवस्था हुई, जिसमें 0.1% लोग जो है वो अरबपति बन गए और बाकी 99.9% जनता जो है वो राशन पे मोहताज हो गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो करना चाहिए था, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए फैक्ट्रियां, प्रोडक्शन को बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग का आज की डेट में जीडीपी का हिसाब देख लीजिए कितना, 13% से भी नीचे है। ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूं, अनऑफिशियल आंकड़ा देखेंगे तो असंगठित
क्षेत्रों को जोड़ लीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ लीजिए, तो शायद 10% से भी नीचे हो, 8-9% पे होम हो। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ ट्रेडिंग करके कुछ लोगों का मुनाफा, आप SEZs बनाते हैं, आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं $50-60 पे, पर आम आदमी तो 100 रुपए या 110 रुपए पेट्रोल डीजल खरीद रहा है। उस क्रूड ऑयल का जो निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है, जिसको वो प्रोसेस करके रिफाइन करके निर्यात किया जा रहा है, वो अदानी की SEZ जामनगर प्लांट से हो रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? ये जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं, इसका फायदा चंनिंदा लोगों को होने की वजह से भारत आर्थिक स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कमजोर होता जा रहा है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहीं ना कहीं जिस नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उस नीतियों में बदलाव अब नरेंद्र मोदी सरकार लाएगी, या फिर फॉरेन पॉलिसी पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, खास करके भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में जो स्थिति देखी है भारत की, जिस तरीके से कूटनीति यहाँ पर असफल होती हुई दिखी है, वो चाइना के विदेश मंत्री से जयशंकर बात करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जैसा कि आत्मजीत जी ने कहा कि चाइना निर्मित ही हथियारों का इस्तेमाल भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने किया, ये कहीं ना कहीं भारत की स्थिति को जटिल बना रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं आत्मजीत जी के पास। आत्मजीत सर, अब इसके आगे आप क्या देख रहे हैं? अगर आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार के सामने चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं, चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ पर जो समझौता हो गया, और भारत के लिए चीन के साथ व्यापार हो या फिर अमेरिका के साथ व्यापार हो, चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं। मध्य पूर्व के देशों पर भी अब डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें गड़ चुकी हैं। क्या यूरोपीय देश सहयोगी या फिर वो भूमिका निभा सकते हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके, या फिर भारत सरकार के जो प्रयास दिख रहे हैं वो किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अमेरिका नाटो की मदद करता आया था। अब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की कल एक मीटिंग हो रही थी, आपने देखा होगा जी। और जर्मनी ने तो अपना जीडीपी का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार है कि अपना जीडीपी का 6% बजट उन्होंने डिफेंस को देने के लिए बात की है। और फ्रांस भी अपने 6th जनरेशन अपने प्लेन्स बनाने की उसने कवायद की है, क्योंकि जो राफेल हम चला रहे हैं वो 4.5 जनरेशन के हैं, तो वो भी अपनी पूरी फ्लीट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन भी अब सख्ते में आ गया। ब्रिटेन को पता है कि उसको अपनी रक्षा खुद करनी है। तो एज अ नाटो फोर्स, अब यूक्रेन वॉर जब खत्म हो जाएगी तो नाटो भी एक तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा जी। तो हर देश को अपना अपना देखना है। अब अगले 90 दिन में क्या होता है, ये क्रिटिकल है। नेगोशिएशंस जो हैं वो रीबैलेंसिंग करेंगी ट्रेड को, क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है कि हमारे पास 36 ट्रिलियन का लोन है, 1 ट्रिलियन चलिए हमें सऊदी अरेबिया ने दे दिया, तो हम बाकी पैसा कहां से लाएंगे? और अगर हम टैरिफ 100-150% लगा देंगे नेपाल की तरह, तो फिर हमारी इकोनॉमी इतनी छोटी नहीं है कि हम सिर्फ टैरिफ से पैसा कमा के निकल जाएंगे, क्योंकि उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। तो अमेरिका को ये बात पता थी। अमेरिका ने तो सिर्फ चाइना के साथ अपने ट्रेड बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए या उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसने ये सब कवायद की, और चाइना नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गया। फेंटेनल क्राइसिस पे भी उन्होंने अपनी टीम भेज दी। हालांकि वहां के ट्रेड सेक्रेटरी जो थे वो काफी आश्चर्यजनक थे कि फेंटेनाइल पे भी चाइना जो है अपनी सफाई देने को तैयार है। इसका मतलब है कि मामला जो है सुलझ जाएगा, क्योंकि चाइना भी एक हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। अब जहां ट्रेड डेफिसिट है उनका गुड्स का $1.2 ट्रिलियन का, वो कहीं ना कहीं डेफिसिट जो है वो 42% से जो ग्रो कर रहा था वो घट के 20% पे रह जाएगा जी। इन 2 सालों में इसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का आप एक लक्ष्य कह सकते हैं उनका, आपका ट्रम्प का। दूसरी बात, यूएस जो है उसका जो की मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मेडिसिन है, सेमीकंडक्टर्स है, स्टील में, उसमें उसका फोकस है। आपको याद होगा लॉकडाउन में जो है चिप्स की कमी की वजह से गाड़ियों की बिक्री रुक गई थी। तो रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान आया है कि जेवर एयरपोर्ट, जहां पे जेवर एयरपोर्ट बना है, जेवर एयरपोर्ट के बगल में अब फॉक्सॉन की जो है सेमीकंडक्टर जो यूनिट है, जो पहले कहीं चेन्नई में लग रही थी, अब वो जेवर में लगाई जाएगी। तो ये बहुत सारी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। नए डेवलपमेंट्स में देखना पड़ेगा कि रीबैलेंसिंग होगी या सेपरेशन होगा फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड। दूसरी बात है, एक ऑफिशियल का ये भी कहना है कि चाइना इस समय जो है वो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है। इसीलिए वो भारत की मार्केट को भी कह रहा है कि आप हमारे साथ सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन में बन जाइए, तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। क्योंकि जो चीज हम बनाते हैं, मान लीजिए अगर हम एक छोटी चिप बनाते हैं जो 5 सेंट की है, वो आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकती है। तो आप हमारे साथ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएं और आप अपने आप को अमेरिका के अगेंस्ट एज अ ग्लोबल हब, एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब खड़ा करें।
तो अब ये सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री लग रही है, और उसके बाद मान लीजिए ईवी की गाड़ियों की भी अगर फैक्ट्री, पहले BYD की फैक्ट्री लगने वाली थी, पर जब रिलेशंस खराब हुए चाइना के साथ इंडिया के, तो वो फैक्ट्री जर्मनी चली गई। वो जर्मनी इसलिए चली गई 8,000 करोड़ रुपए की, क्योंकि जर्मनी से उनको एक्सपेक्टेड है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट के और हवाई जहाजों के जो है वो मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जी। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अमेरिका के गोल्स जो हैं वो बड़े क्लियर हैं। वो अपनी क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग को, जिसमें फार्मा है, मेडिसिन है और ऑटो कंपोनेंट्स हैं और चिप मैन्युफैक्चरिंग है, उसको वो करना चाहती है। वो हेल्दी ट्रेड फ्लोज, कम ट्रेड डेफिसिट के साथ मेंटेन करना चाहती है। वो नेगोशिएशंस में कमांड रखना चाहती है, ताकि उसका जो इमेज है एज अ दादा, वो कम ना हो। और दूसरा, वो एक मॉडल बनाना चाहती है फ्यूचर डील्स के लिए, जो उसका ब्लूप्रिंट डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर रहा है। भारत को अब यह देखना पड़ेगा कि वो अपनी विदेश नीति और कूटनीति से किस तरीके से अमेरिका और चाइना को फाइन बैलेंस के तहत ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हब में चाइना की मदद लेके अपने प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके अपने को सशक्त करे और अमेरिका की हेगमनी को चैलेंज करे, और दूसरी तरफ अमेरिका से अच्छे संबंध बनाकर ट्रेड और व्यापार जो है वो इंपोर्ट का रखे। ऐसे में एक सवाल उठता है कि ऐसे में भारत को एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है, और इसमें अगर मैं भारत की पॉलिटिक्स की तरफ आपका ध्यान लेकर जाऊं, तो ऐसे में विपक्ष को जो है अपने प्लान से अवगत कराने की बहुत ज़रूरत है। सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है, क्या इस तरह के प्रयास करते हुए भारत सरकार दिख रही है? देखिए, सर्वदलीय बैठक तो होनी चाहिए। इनफैक्ट राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो उनको आपको लूप में रखना चाहिए था जब आपने ये एस्केलेशन की, और आपने जब कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो क्या आपने ऑपोजिशन के लीडर्स को बुलाकर उनको बताया कि हम क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपके पास तो 30-32% वोट है जी, 70% वोट तो ऑपोजिशन के पास है, और देश के लोकतंत्र की व्यवस्था यही कहती है कि आप 100% लोगों को साथ लेके चलें जी। पर जब प्रधानमंत्री मोदी खुद फैसले करते हैं और खुद ही अभिभाषण करते हैं और खुद ही चुपचाप बैठ जाते हैं पीछे, आपने देखा किस तरीके से विक्रम मिस्री के साथ अन्याय हुआ, उनको और उनकी बेटी को टारगेट किया गया। किस तरीके से सोफिया कुरैशी, जो कि एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, कर्नल हैं, और जब उनको टारगेट किया गया, आप ही के मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक सदस्य ने, मंत्री ने ये बात की जी। आप इस तरीके से, और आपने देखा हिमांशी नरवाल को किस तरीके से ट्रोल किया गया, जबकि उनके हस्बैंड को गोली मार के उनकी हत्या की गई थी। तो ये संवेदनशीलता लोगों के प्रति दिखाना, अपने आप को राजा या सम्राट ना मानना, देश के लोकतंत्र में जो हिस्सेदारी है विपक्ष की और सत्ता की, उसको शेयर करना, यही एक लोकतंत्र की मर्यादा है। और उस लोकतंत्र की मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी को, या राजधर्म जिसको अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बगैर राजधर्म के काम करेंगे तो आपकी सत्ता बहुत समय चलने वाली नहीं। बिल्कुल आत्मजीत जी, कहीं ना कहीं एक संदेश साफ है कि भारत में इस वक्त जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, अगर इसे सही तरीके से भारत सरकार ने समझ लिया तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही उचित और अवसर भी प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मजीत सर, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, आपकी अगर कुछ ओपिनियन है तो हम तक लिखकर भेजिए, अपना ईमेल हमें पहुँचाइए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप हम तक अपना ईमेल पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार, जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मैं हूं नेहा शुक्ला। आइए शुरू करें आज का अपना कार्यक्रम।